नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से विज्ञान की इस विशेष कक्षा में। आज हम लोग परिवहन तंत्र के अंतर्गत रक्त परिवहन का जो लेसन है तो वो पढ़ेंगे। आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने बताया कि यह रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वह मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिर से मैं रिपीट करूं, बड़े आराम से नोट करेंगे सभी लोग कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। या ऐसे हम कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण की जो व्यवस्था है इसको विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया है। तो इस परिसंचरण तंत्र को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पहला जो था उसे उन्होंने रक्त कहा, यानी ब्लड। आप इसको अन्य नामों से भी सुनेंगे, आगे हम लोग रुधिर के नाम से जानेंगे इसको। दूसरा भाग जो था वो था रुधिर वहनिया या वाहिकाएं लिखे हम लोग, अच्छा रहेगा। और तीसरा आपका सबसे प्रिय हृदय यानी हार्ट। विलियम हार्वे ने जब रक्त परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था को देने का प्रयत्न किया और दिया तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त की भूमिका होती है और जीवन में इसका क्या महत्व होता है। तो इन 3 भागों में से हम पहले भाग की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे हम लोग ब्लड, रक्त। रक्त या आप रुधिर लिख लीजिए, शुद्ध हिंदी। ब्लड ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जो हल्का, गाढ़ा, चिपचिपा, तरल और एक जीवित उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए यह हल्का क्षारीय होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वस्थ और स्वास्थ्य दोनों की एक अलग परिभाषा दी है, एक मापदंड निर्धारित किया है जिसके आधार पर कौन व्यक्ति स्वस्थ है और उसका स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, इसको बताया गया है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। जी बिल्कुल सही, आप लोगों के लिए HW बताइएगा कि WHO के इस समय महासचिव कौन है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाते समय मेरे मुंह से न निकले, लेकिन अगर भूल से निकल जाए तो आप लोग सुनिएगा मत। तो हम लोगों ने अब तक ये जाना, मैं पॉइंट वाइज कहिए तो लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग डाल के नोट कर सकते हैं, यह हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान
7.4 होता है। ठीक है। तीसरा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। 6 से 7 लीटर रक्त होता है। अब स्वस्थ मनुष्य कौन है? WHO के अनुसार वह व्यक्ति जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, सामाजिक रूप से मान्य और जैविक रूप से स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। और उसकी यह जो स्थिति होती है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में अभी तक जो आंकड़ा है 0.88% लोग, यानी लगभग 1% लोग भी स्वस्थ नहीं है। अब आप लोगों को बड़ा अजीब सा डाटा लगेगा कि अरे ऐसा कैसे है कि इतने लोग स्वस्थ नहीं है। चलिए मैं इसको जरा क्लियर करता हूं। अगर आप किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति में संलग्न है, जैसे बहुत लोग ख्वाब देख रहे होंगे कि जैसे ही कंधे पे 2 स्टार लगे, डिमांड कम से कम नहीं फॉर्च्यूनर तो स्कॉर्पियो की तो होगी ही होगी। आपने यह डिमांड कर डाली तो बॉस आपने एक सामाजिक कुरीति का सहयोग किया, उसका साथ दिया। यानी दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में 2005 में संशोधन करके इसका उल्लेख किया गया है। और इसीलिए उसी धारा में ये भी जोड़ा गया कि लड़कों के बराबर लड़कियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि भैया हमको स्कॉर्पियो चाहिए, जो लोग स्कॉर्पियो का सपना देख रहे हैं तो आपने गलती कर दी। चलिए, यदि अब तो खैर सती प्रथा बंद हो गई, बाल विवाह भी लगभग समाप्ति के तौर पे है, क्योंकि सरकार तो अब लड़कियों की उम्र भी 21 साल करने पे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब 1-2 कुरीतियां तो समाप्त हो रही, लेकिन आप जरा देखिए, नारी का सम्मान न करना, बुजुर्गों का सम्मान न करना, अपनी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करना, सबसे जो मुख्य इस समय जो रोग चल रहा है वो है इस पर्यावरण को प्रदूषित करना। जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, आप रूम में रहते हैं तो रेंट देते हैं, फ्री में हवा ले रहे हैं, फ्री में सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, फ्री में पानी ले रहे हैं, और फिर भी इसी प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। या सिंपल है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो यदि आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, यदि आप इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप भी उसी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। अब बैक्टीरिया से बीमारी हो जाए, वायरस से बीमारी हो जाए, फंगल से बीमारी हो जाए, तो तभी आप बीमार नहीं हैं। आप शराब पीते हैं, बीमार हैं, क्योंकि शराब पीना सामाजिक बुराई है। आप गुटखा खाते हैं, आप बीमार हैं। सिगरेट पीते हैं, आप बीमार हैं, ये सामाजिक बुराई है। और आप जब सामाजिक बुराई से ग्रसित हैं तो आप कैसे यह कहा जाए कि आप स्वस्थ हैं? इसीलिए यह आंकड़ा है 0.88%। ये समझ लीजिए, बिल्कुल सही। जो लोग अपने बाल खुजला रहे हैं, मैं अपनी दाढ़ी खुजला रहा हूँ, दाढ़ी में डेंड्रफ नहीं, लेकिन जो बाल खुजला रहे हैं, अगर उसमें डेंड्रफ है तो आप समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को प्रभावित करने में अपना सहयोग दे दिया है। तो एक बार मैं जल्दी से क्लास को रिपीट कर रहा हूँ कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इन्होंने इस रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया। पहला रक्त, दूसरा है रुधिर वाहिकाएं, और तीसरा हृदय। हमने एक रक्त हेडिंग डाला, रक्त माने ब्लड। ये हल्का, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यह गाढ़ा, चिपचिपा और हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये जो ब्लड है, ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मेल की अपेक्षा अगर मेल में मान लीजिए कि 6 या 7 लीटर है, तो यहाँ पे ½ लीटर यानी 500 ml जो ब्लड होता है वो फीमेल में कम होता है। उसका मुख्य कारण उनका मासिक जो चक्र, यानी जिसे आप उनका जो पीरियड आता है उसकी कारण से इनमें जो ब्लड की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
और आगे बढ़ करके ये जानेंगे कि ये जो ब्लड है इसको भी डिवाइड किया गया, रक्त डालेंगे हम लोग रक्त, और इसको दो भागों में बांटा गया। बिल्कुल आराम से इजी वे में पढ़िएगा। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मेरी आवाज़ या मेरी स्थिति हो सकता है आपको थोड़ी सामान्य लगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इसका प्लाज्मा हिस्सा, और दूसरा जो होता है वो होता है इसका कणिकामय हिस्सा। प्लाज्मा हिस्सा और इसका कणिकामय भाग। ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का 55% के आसपास होता है, और ये जो है वह 45% के आसपास होता है। इन डाटाओं पे कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग किताबें हैं, 2-4% इधर उधर जो लिखते हैं लोग। तो ये समझिए कि जो मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, आगे अभी आपको व्याख्या करके हम बताएंगे कि मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के आधार पे उसमें उसके ब्लड में परिवर्तन होता है, उसके खान पान में परिवर्तन होता है। अगर मैं आपको एक मोटा उदाहरण लेकर समझाऊँ, एक जनरल सी बात कही जाए तो मान लीजिए कि अगर यहाँ में इसको मैं यहाँ पे दिखा करूँ, अगर मान लीजिए 7 लीटर ब्लड है तो ये बढ़ गया, तो ये 4 लीटर प्लाज्मा वाला हिस्सा हो गया और 3 लीटर जो है वो कणिका में हो गया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है। तो ये 55% हो गया, ये 45% हो गया। अब इस 55% में यानी ऐसे मैं मान लूँ कि 4 लीटर जो है, इस 4 लीटर का 90% जो होता है वो जल होता है, H2O। और जो 10% बचा, इस 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। इन सब से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा का विशेष उपयोग तब होता है जब आप आगे पढ़ाएंगे, जब प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं और आपको डेंगू फीवर हो जाता है, तब जा करके यह समस्या आती है। तो प्लाज्मा का जो पूरा जो ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा का 90% जल होता है, और 10% में जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं और विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। ये जो दूसरा भाग है जो कणिकामय भाग है, तो आपके ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। RBC यानी रेड ब्लड कंपल्सरी, लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। इसी के आधार पर यह ब्लड बनता है। एक बार आप नोट करें, तब तक हम पसीना पोंछ लें। तो ये समझ लिया आप लोगों ने कि ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर ब्लड हो गया। उस 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और कणिकामय भाग। प्लाज्मा का 55%, जो पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा हो गया, 45% कणिकामय भाग हो गया। इस 55% का 90% जल और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कणिकामय भाग में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। आइए कि अब हम लोग हेडिंग डालते हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC। हेडिंग डालिए लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कंपल्सरी, लाल रक्त कणिका। रेड ब्लड कंपल्सरी, ये जो पूरा जो लगभग हमारा कणिकामय भाग होता है उसका 90% यही होती है, लाल रक्त कणिकाएं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अच्छा, एक बात कभी गौर से सोचो कि अगर कभी आपको कोई पहाड़ी मिल जाए,
पहाड़ी का मतलब समझिए जो ठंडे प्रदेश में रहते हो, ऊंचाई पे रहते हो, या जो लोग कभी एथलीट हो, उन गौर करिएगा, उन उनकी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को वहन करने की, ऑक्सीजन को रोकने की, ऑक्सीजन को ढोने की, तीनों बातों को मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, समझिए। जब आप किसी ऊंचाई पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो आपका वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है और वहां पर आपको ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। जैसे आप धरती के नीचे चले जाएंगे तो वो वहां पे समस्या ऐसी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो फिर उतने ऑक्सीजन में आपको पूरे बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा। हमारा जो लंग्स है वो 55 एटीएम के आसपास जो होता है, 55,000 एटीएम के आसपास अपने में रख सकता है, वायु को एक बार भर सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ने लगे हैं, आपका जो आरबीसी है वो अब ऑक्सीजन को खींच रही है और आपको वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा। तो फिर क्या होगा, इनकी संख्या आप बढ़ जाएगी। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे कि एक खेत है, उसको 8 मजदूर काट रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं, आप चाहते हैं 2 दिन में खेत कट जाए, तो आप मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वैसे ही यदि आपको ऑक्सीजन ज्यादा खींचना है तो इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए देखते हैं चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो ब्लड का हिस्सा होता है, इसमें कणिकामय हिस्सा, उसमें सर्वाधिक जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो हम ऐसे नोट कर लेंगे कि कणिकामय रक्तिम भाग का 90% आरबीसी होती है। पॉइंट नंबर 2, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस आरबीसी में एक लौह चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह पूरे शरीर में एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से एक परिसंचरण तंत्र को बनाता है। इसमें एक हीमो नाम का लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है और जब यह हीमो ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो फिर जो है यह ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। ये बहुत बार पूछा गया कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। और यही जो हीमोग्लोबिन है, चूंकि लौह चुंबकीय होता है, तो ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। अब इसमें ऑक्सीजन में विशेष रूप से ये गैसों का परिवहन करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं ले जाता है। कभी कभी आपने प्रदूषित स्थान पर बैठ करके लंबी सांस ले ली तो फिर वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको बहुत तेजी से मिलेगी, तो वो उसको भी ले जाता है और वह काम करता है। कभी आपने चिड़िया को किसी विद्युत के तार पे बैठे हुए देखा है? चिड़िया बैठ के आराम से गुडुर गुडुर कर रही है, उसके होंठ जो ठोड़ होते हैं उनको तार पे ऐसे ऐसे रगड़ती है, बिजली नहीं मारेगी। उसके पंजे पर ऐसे बैठी और नहीं मारेगी। लेकिन जैसे ही उसका पंख यानी ब्लड, वैसे उसके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसमें रक्त है, जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित है, आती है, फड़ाक से आवाज आएगी, ऐसे लग जाएगी। आप बिजली के काम करने वालों को देखिए, सिंगल चेसिस होते हैं बेचारे, सिंगल चेसिस है, कई तो ऐसे होते हैं कि उनमें ब्लड इतना कम होता है कि वो इसे तरबक करके बना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके शरीर में जितना रक्त है और रक्त का दाब जितना आपकी इन रुधिर वाहिनियों में पड़ रहा है, उसके आधार पर आप जो है सक्रिय और निष्क्रिय हो जाएंगे।
अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर कह देते हैं कि आपको भैया रक्त की कमी हो गई, यानी एनीमिया एक बीमारी होती है। ये अक्सर ज़्यादातर महिलाओं में होती है और उन पुरुषों में होती है जिनके अंदर महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं, जिनका खान पान प्रभावित हो जाता है। और ये मतलब अगर एक सर्वे कर लिया जाए तो लगभग हर 5 महिलाओं का सर्वे करेंगे तो 3 को एनीमिया होगी, और अब तो 2 पुरुषों को एनीमिया हो गई। 5 पुरुषों कर लिए, 2 पुरुषों को एनीमिया है, 3 महिलाओं को एनीमिया है। ये डाटा 2:3 का चल रहा है। तो जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये मेल में और फीमेल में अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे मेल है उसमें 12 से 16% हीमोग्लोबिन होगा, और फीमेल में 11 से 15% जो होता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और इसी के आधार पर अगर इसको चेक कर लिया जाए तो ये बताया जा सकता है कि आपके शरीर में ब्लड कितना है। आपको बता दें कि यदि आपने अपने ब्लड रिपोर्ट किसी को दे दी, जैसे आप जो किसी को अपनी कुंडली दे देते हैं तो आपके भाग्य के बारे में कुछ व्याख्या करता है, वैसे ही आप एक डॉक्टर को अपना ब्लड रिपोर्ट दे देंगे तो बता देगा कि दिनचर्या कैसी है, कि कैसे 1-2 बजे तक लोग जगे रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं, और सुबह 8-9 बजे तक सो रहे हैं, तो कैसे उनके शरीर की न्यूरॉन्स, शरीर के टिश्यू, शरीर की सेल्स और ब्रेन और कितना सिकुड़ता जा रहा है। ये सब आपका ब्लड जो है पूरी दिनचर्या बता देगा, आपका भविष्य, भूत, वर्तमान, आपकी एक्टिविटी सब कुछ को बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी की संख्या जो है, पॉइंट डाल देंगे और इसको मिटा दें। आरबीसी की जो संख्या होती है शरीर में वो लगभग 54 लाख होती है। 54 लाख प्रति घन मिली एमएल होती है। तो ये जो संख्या होती है आरबीसी की ऐसे होती है, यानी 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर जो है वह आरबीसी की संख्या होती है। और इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। लिख दे रहा हूँ, लाख प्रति लीटर संख्या होती है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अन्य जगहों पे भी होता है, कभी कभी स्प्लीन में भी होता है, अन्य जगहों पे भी इनका निर्माण, लेकिन जो मुख्यतः होता है अस्थि मज्जा में होता है। जो डेड आरबीसी होती है वो इस प्लीहा में, स्प्लीन SPLEEN स्प्लीन में एकत्रित होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी की कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हमने आरबीसी के बारे में अब तक इतना जाना कि आरबीसी जो है वो मुख्यतः इसका काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, और ये इनकी संख्या जो होती है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और डेड जो आरबीसी होती है वो प्लीहा स्प्लीन में एकत्रित होती है, इसलिए आरबीसी का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। इनका जीवन काल 120 दिन का जीवन काल होता है। जीवन काल 120 दिन का होता है। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। आरबीसी को एरिथ्रोसाइटिस भी कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइटिस भी कहा जाता है। आपको पता है हमारे जो ब्लड का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसीलिए जब हवा
हमारे ब्लड के जो दाब होते से ज़्यादा चलती है तो हमें चलने का महसूस, ऐसा नहीं कि इस समय मैं पसीने से डूबा हूँ तो हवा नहीं चली, हवा है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं होती तो मैं जो है यहाँ पे सांस नहीं ले पाता। अगर मैं यहाँ पे सांस ले रहा हूँ तो हवा, चलो आइए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग WBC यानी वाइट ब्लड करपल्सरी, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को संचालित करने का मुख्य उत्तरदायित्व इन्हीं पे होता है। ये यही प्रतिरक्षा तंत्र को संचालित करती हैं, इसीलिए इन्हें शरीर की सिपाही कहा जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर की सिपाही कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है, जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या था, ऑक्सीजन का परिवहन करना, इनका मुख्य कार्य क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र, क्योंकि जो जब आपके शरीर में किसी भी माध्यम से दूषित भोजन, दूषित जल, वायु, किसी भी द्वारा यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंगल आप प्रवेश कर जाता है तो ये उन्हें मारती हैं, उनसे आपके शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, अब समस्या ये है कि जो इनका जीवन काल होता है वह केवल जीवन काल जो होता है वो 24 आवर से लेके 72 आवर तक होता है, मतलब 24 घंटे से 72 घंटा, यानी 1 से 3 दिन ओनली होता है जीवन काल, इनका इतना ही होता है और उसके बाद जो है ये डेड हो जाती है। यदि शरीर को किसी बैक्टीरिया से, वायरस से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी आपका शरीर ज़्यादा वीक हो गया है, ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर जो है बॉडी जो है WBC की यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करता है। जैसे हमने कहा वहाँ से ये ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो फिर RBC की संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ जब आपका शरीर बार बार बीमार हो रहा है, कुछ लोग आपको मिलते होंगे ना, मौसम चेंज हुआ तब तक छींक खांसी शुरू हो गई, तो बार बार यदि आपका शरीर प्रभावित हो रहा है तो फिर क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जब WBC की संख्या अत्यधिक होना, कैंसर यानी उसी को कहते हैं रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो जाता है। ये जो WBC होती हैं ये 2 भागों में बांटी जाती है। एक आप एक बार साथ लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलिए, WBC को हम 2 रूप में बांट सकते हैं। एक जो होगा वो होगा कणिकामय और एक होगा कणविहीन, यानी ये कणिकामय और दूसरा होगा कणविहीन। वास्तव में आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि WBC 5 प्रकार की होती है, यानी WBC आप ये कहिए शरीर के ये इसको प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, तो शरीर WBC में आप समझने के लिए अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि WBC में 5 जो होती हैं वो यूनिट होती है। क्रिकेट खेलने वाले ये लिख सकते हैं कि इसमें 5 जो हैं वो बल्लेबाज हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि इसको
इसके 5 जो है वो दरवाजे हैं, या 5 पांडव लिख सकते हैं। ये 5 पांडव है की तरह होते हैं, जो अगर जिस रूप से आप समझ पाए, आपको याद रहे, उस रूप से लिखे गए। एसिडोफिल्स, ये हो गया एसिडोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, गर्मी है भैया, बेसोफिल्स, और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ऐसा मत समझिए कि ये जो पांचों हैं वो पांचों ही भक्षण वाली कोशिकाएं हैं, भक्षण करती हैं। ये पांचों जो हैं ये भक्षण नहीं करती हैं। इनमें से केवल जो है मुख्यतः जो है वो दो ही जो है वो भक्षण करती है, यानी न्यूट्रोफिल्स, और आगे जो आपको बताएंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो उसमें से मोनोसाइट करती है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब कहानी एक, आप इसको एक कहानी के रूप में हमसे सुन लीजिए। हुआ क्या कि मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए कि कोई एक्स नामक बैक्टीरिया जो है आपके शरीर में प्रवेश कर गया। किसी भी माध्यम से आपने अपने हाथों को गंदा रखा था, आपने अपने भोजन को प्रदूषित रखा, आपका पानी जो है वो गंदा था, किसी माध्यम से वो शरीर में जो है वो प्रवेश कर गया। तो जब शरीर में प्रवेश कर गया तो ये समझ लीजिए कि हमारी शरीर जो है 72 घंटे के अंतर्गत आप किसी भी बाहरी अवांछित बैक्टीरिया या वायरस से निपट लेती है। लेकिन यदि नहीं निपट पाएगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक्स नामक वायरस जो है आपके शरीर में आ गया, तो शरीर जो है वो लक्षण बताती है कि कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है। जैसे कोई बाहर आता है तो आप गाँव वाले क्या कहते हैं मतलब वो ये जो खांसना है वह ये बताना है भैया सतर्क रहिए, कोई आ रहा है। तो ये सिम्टम कैसे देती है, आपकी सांसों से हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी, आप कोई भी काम करेंगे, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, शरीर में मीठा मीठा हमेशा दर्द होगा, ऐठन होगी। तो इसका मतलब कहते हैं, लोग गाँव में कहते हैं इस्नोफीलिया बढ़ गया, मतलब इस्नोफीलिया जो है वो बढ़ गया, यानी वैसो भी बढ़ गया। उसने लक्षण बता दिया कि भैया, आपको इशारा कर दिया कि आपके शरीर में जो है कोई ना कोई अवांछित आप जो है मेहमान आ गया, या बिन बुलाया मेहमान आ गया है। तो फिर अगली जो अगला जो चौकी है, यानी अगला क्या करता है, उससे मारने के लिए हथियार बना देता है, और हथियार बना करके वह न्यूट्रोफिल्स को दे देगा। यानी इस्नोफिल यानी बेसोफिल ने क्या किया, सिम्टम बताया, ठीक है, एसिडोफिल्स ने क्या किया, हथियार बनाया और न्यूट्रोफिल को दे दिया। अब न्यूट्रोफिल जो है इससे युद्ध करेगा, लड़ाई दोनों में होने लगी, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल ये युद्ध कर रहा है। अगर बैक्टीरिया कमजोर है तो यहीं इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि ये ताकतवर है तो क्या करेगा, ये पहला जो घर है वो पहला दरवाजा तोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, और जैसे आगे बढ़ेगा तो उसी समय लिम्फोसाइट आपकी बॉडी को मैसेज देने के साथ साथ हथियार बनाएगी। जैसे आप देखते हैं कभी आपका ज़्यादा आप किसी बैक्टीरिया से या उससे प्रभावित हो जाते हैं तो आपके यहाँ पे एक गुठली जैसी चीज निकले, गांठ यहाँ पे और पट्टों पे वो ऐसा हो जाता है, यानी गांठ बन जाती है, इसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। और फिर वो हथियार देखे क्या करेगा, अब भेज देगा मोनोसाइट के पास कि जाओ युद्ध करो। अब यहाँ पे क्या होगा, मोनोसाइट यहाँ से तीर चलाएगा, दोनों लोगों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर बैक्टीरिया ये ऐसा करते करते ये कि पहले दिन में आपको सिम्टम मिला, दूसरे दिन में इसने ये लड़ाई किया, और तीसरे दिन यानी ये लड़ रहा है तीसरे दिन में,
यदि तीसरे दिन के अंतर्गत बैक्टीरिया कमजोर रहा तो ये मार देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया अत्यधिक ताकतवर हुआ और उसने आपकी पूरी बॉडी को कब्जे में ले लिया, तो फिर क्या होगा? अब आप भाग के कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे सिम्टम यानी लक्षण हो रहे हैं। तो जब आप इन लक्षणों के बारे में डॉक्टर को बताते हैं तो इन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर क्या कहता है? आपको दवा देता है। और दवा होती क्या है? जैसे आपने बताया, उससे वो डॉक्टर अपनी पढ़ाई के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पर क्या करता है? एक आइडिया लगाता है और आइडिया लगाने के बाद वो क्या करता है? आपको उसी प्रकार का जो है वो बैक्टीरिया जो है आपको दे देता है। आपके शरीर में बैक्टीरिया को प्रवेश करा देता है। सॉरी। अब वो बैक्टीरिया करता क्या है? अगर डॉक्टर का अनुमान सही रहा तो बैक्टीरिया को दवा मार देती है। लेकिन कभी कभी आप ये देखते हैं कि दवा देने के बाद तबीयत और गड़बड़ हो गई। इसका तात्पर्य ये होता है कि डॉक्टर आपके द्वारा बताए गए सिम्टम को या तो समझ नहीं पाया या उसने जो दवा दी वो गलत हो गई। तो एक बैक्टीरिया तो आपके शरीर में था, दवा के रूप में दूसरा आ गया, इसलिए आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कुछ डॉक्टर साहब तो ऐसे होते हैं कि 2-3 एक ही बार दे देते हैं, तो आप स्वस्थ तो हो जाते हैं लेकिन 2 बैक्टीरिया पहले से बढ़ जाते हैं, ताकि जैसे कोई प्रॉब्लम होगी आप फिर बीमार पड़ जाएंगे। अगर फिर डॉक्टर दवा से नहीं तो फिर इंजेक्शन से नहीं तो ग्लूकोज की बोतल नहीं तो ब्लड की बोतल, और जब ब्लड की बोतल समाप्त हो जाती है तो हमारे यहाँ जानते ही हैं, अंतिम गंगा जल की बोतल खुलती है। कहानी डॉक्टर बाय। तो इस प्रकार से ये जो है ये WBC की कहानी है। एक छोटा सा प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस के बारे में बस 2 लाइनें मैं आपको बता दूं। प्लेटलेटस का मुख्य काम जो होता है वह रक्त का थक्का बनाना होता है। रक्त के थक्का बनाने में प्लेटलेटस जो है वह प्रमुख भूमिका निभाता है। प्लेटलेटस इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का बनाना। अब जो है जब हम नेक्स्ट क्लास को लेंगे तो थोड़ी सी प्लेटलेटस पे चर्चा कर देंगे, और प्लेटलेटस की चर्चा के बाद जो है हम लोग RS फैक्टर, ब्लड को किस तरह बांटा गया है, ये सब चीज़ों पे पढ़ेंगे। आप अपने कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।